आज हम लोग प्लानिंग के दूसरे बच्चों आज हम लोग प्लानिंग के दूसरे पार्ट पर डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने प्लानिंग के पहले पार्ट पर डिस्कस कर लिया था और हमने आपको बताया था कि प्लानिंग कैसे हिंदुस्तान में शुरू हुई। उसी का जो बाकी बचा हिस्सा है उस पर हम लोग आज बात करेंगे। बच्चों, हमने जहां पे छोड़ा था उसी को हम इसे आगे बढ़ाएंगे बिना किसी लाग लपेट के। कल हमने बताया था कि आपको कि वास्तव में 12 पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग ने बनाई और कुछ उपलब्धियों और कुछ अन्य उपलब्धियों के साथ ही चलता रहा। बच्चों, आज एक एक पंचवर्षीय योजनाओं पर हम संक्षिप्त में बात करेंगे। उसके बाद में समरी देखेंगे कि आखिर इन सारे पंचवर्षीय योजनाओं में हमने क्या क्या अचीव किया है, क्या अचीव नहीं किया, कहां पर इसका फेलियर रहा। बच्चों, आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट 5 ईयर प्लान है। देखिए, पहला पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 1956 तक चला। हेरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल पर यह बेस्ड था और हेरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल बेसिकली किसी भी अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्र एग्रीकल्चर पर जोर देने की बात करता है और यही कारण रहा कि इस पंचवर्षीय योजना में हमारे देश में एग्रीकल्चर पर बहुत फोकस किया गया। एग्रीकल्चर पर फोकस करने के पीछे कारण भी था। अभी नया नया हम आजाद हुए थे, देश का विभाजन हो चुका था, खाद्यान्न पदार्थों की कमी थी और उसके साथ साथ रेफ्यूजी प्रॉब्लम थी, देश की आर्थिक स्थिति डवाडोल थी। लेकिन देश के सामने पहली आवश्यकता थी कि देश के लोगों को खाद्यान्न कैसे उपलब्ध कराया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पहली पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। 2.1% का ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया भारतीय अर्थव्यवस्था का, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था ने आशा से अधिक 3.6% का ग्रोथ किया है। ये इसका इम्पोर्टेंट पहलू है। फिर उसके बाद में हम इसके दूसरे हिस्से में आते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं इस पंचवर्षीय योजना के तहत स्टार्ट की गई। बच्चों, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो सतलज नदी पर है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो दामोदर नदी पर है, हीराकुंड प्रोजेक्ट जो महानदी पर है, ये स्टार्ट किए गए और इसके साथ ही कम्युनल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। ये इस योजना की महत्वपूर्ण बातें थी। बच्चों, इसके बाद हम दूसरे योजना पर आते हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान पर। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि पर काफी फोकस कर लिया है, लेकिन देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। इसी कारण से इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस करना जरूरी था और इस सेकंड 5 ईयर प्लान में पीसी महालनोबिस मॉडल के तहत इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस किया गया। इसमें 4.5% की ग्रोथ रेट टारगेट किया गया और 4.2% की ग्रोथ रेट अचीव हुई। फिर बच्चों, बहुत सारी योजनाएं इसके तहत भी स्टार्ट की गई थी, जैसे राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से इसी पंचवर्षीय योजना में लाया गया, स्थापित हुआ। दुर्गापुर स्टील प्लांट यूके के सहयोग से इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। भिलाई स्टील प्लांट यूएसएसआर के सहयोग से इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। इंटीग्रल स्टील प्लांट, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, शेतरंजन लोकोमोटिव्स, इन सब
कार्यक्रमों की शुरुआत इसी के तहत की गई। ये था हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बच्चों, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से शुरू हुई, 1966 तक चली। यह सुखमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री अब की बार दोनों को जोड़ दिया गया है और जोड़ करके इन पर फोकस किया गया है। 5.6% की ग्रोथ रेट टारगेट की गई। 2.7% की ग्रोथ रेट इसमें अचीव हुई। लेकिन इस योजना के तहत हिंदुस्तान में कई मुश्किलें। मुश्किल नंबर 1, इंडो चाइना वार 1962। भारत और चीन के बीच 1962 में लड़ाई हुई, जिसमें भारत की पराजय हुई। भारत की धन जन की बहुत बड़ी हानि हुई। 1965 में इंडो पाक वार हुआ, उसमें बड़ा नुकसान हुआ और उसके साथ 1965 में ही 66 के आसपास आते आते हिंदुस्तान में अकाल का दौर शुरू हो गया, जिसकी वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना ध्वस्त हो गई। 1966 to 67, 67 to 68, 68 to 69, 3 वर्ष तक हमने एक वर्षीय योजना स्टार्ट करके किसी तरह से इसको आगे बढ़ाया। इसीलिए कई अर्थशास्त्री इसे योजना अवकाश वर्ष मानते हैं। फिर 1969 में हमने चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की और ये 1974 तक चली। यह भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, यानी आगत निर्गत का मतलब कितना हमने लगाया और कितना उससे निर्गत हुआ। लेकिन यह लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का आगत निर्गत मॉडल था। इसमें ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस की बात की गई, यानी स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति लक्ष्य रखा गया। इसमें 5.7% का ग्रोथ रेट तय किया गया, लेकिन अचीवमेंट कम रहा, 2.1% का रहा। लेकिन बच्चों, कम रहने का कदापि अर्थ ये ना समझिए कि वास्तव में यह नुकसानदायक था। ऐसा इसलिए रहा क्योंकि इस टाइम पीरियड में हमने अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया था, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट कम हुई। लेकिन आगे उसके सहयोग से ग्रोथ रेट ज्यादा होने वाली थी। इस पंचवर्षीय योजना में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। इसी में यूएसएसआर के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण हुआ, विजयनगर स्टील प्लांट का निर्माण हुआ, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का निर्माण हुआ, सलेम स्टील प्लांट का निर्माण हुआ। यानी कई तरह के प्रोग्राम शुरू किए गए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए थे। स्वाभाविक सी बात है, इसका असर आगे दिखने वाला था। बच्चों, इसके बाद आता है हमारा 5th 5-year प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 1979 के बीच रखी गई। ये भी इनपुट आउटपुट मॉडल पर रखा गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना की खास बात थी गरीबी उन्मूलन। इस योजना का लक्ष्य था और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसमें 4.4% का ग्रोथ रेट टारगेट किया गया। 4.8% का ग्रोथ रेट अचीव हुआ। इसका मतलब जितना हमने टारगेट किया था, वास्तव में उससे ज्यादा हमने अचीव किया। इस टाइम पीरियड में कई प्रोग्राम शुरू किए गए, जैसे IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम 1975, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977 to 78, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1977 to 78, अंत्योदय प्लान 1977-78। बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये अंत्योदय अन्न प्लान नहीं है, ये सिर्फ अंत्योदय प्लान है। अंत्योदय अन्न प्लान बाद में आएगा, अभी उस पर हम लोग बात करेंगे। बच्चों, इस योजना को 1 साल पहले ही, चूंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, इसलिए कांग्रेस के 1979 तक इंतजार नहीं किया
इन्होंने एक साल पहले ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया और 78 से 83 के लिए 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी। इसमें 3 बड़े कार्यक्रम शुरू किए गए। स्टैंडर्ड पर्सन ईयर। स्टैंडर्ड पर्सन ईयर का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति को कितने दिनों तक काम मिलना चाहिए, उसके लिए ईयर क्या होना चाहिए। इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनता पार्टी ने प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केंद्रों को खोलने की बात कही। लेकिन बच्चों, जनता पार्टी की सरकार गिर गई, चुनाव हुआ, फिर से कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार ने इस जनता पार्टी की योजना को बंद करके अपनी नई योजना फिर से 6th 5 ईयर प्लान शुरू कर दिया, जो 1980 से 85 तक के लिए था। यह भी इनपुट आउटपुट मॉडल पर बेस्ड था। प्राइस स्टेबिलिटी यानी मूल्य स्थिर था। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अर्थात रोजगार सृजन इस योजना के लक्ष्य थे। इसमें 5.2% का ग्रोथ रेट टारगेट किया गया और उससे ज्यादा 5.5% का ग्रोथ रेट अचीव हुआ। बच्चों, इस 5 ईयर प्लान में NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 शुरू किया गया। डवाकरा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ऑफ द रूरल एरियाज 1982। RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983 स्टार्ट किया गया। इसका मतलब इस योजना में कई महत्वपूर्ण प्रोग्राम थे जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहे। बच्चों, 7th 5 ईयर प्लान 1985 में शुरू किया गया जो 1990 तक चला। ये भी इनपुट आउटपुट मॉडल पर बेस्ड था। इसमें फोकस किया गया ग्रोथ पर, मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकता पर, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता पर और सोशल जस्टिस पर। इसमें 5% का ग्रोथ रेट टारगेट किया गया और यह जो ग्रोथ रेट था वो 5.9% का हमें अचीव हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों हम देख रहे हैं कि हम काफी सफल हुए इस योजना में। उसके बाद इसमें अगर देखें कौन कौन से प्रोग्राम शुरू किए गए, तो इंदिरा आवास योजना फ्री ऑफ कास्ट BPL परिवारों को देने की व्यवस्था की गई। सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम यानी केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में BPL परिवारों के लिए हुआ। 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई। बच्चों, इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है जो 1992 से स्टार्ट हुई, 97 तक चली। लेकिन बच्चों देखिए, पिछली योजना आपकी 90 में समाप्त हो गई थी और ये 92 से शुरू हो रही है। 2 साल का गैप है इसमें। 2 साल की गैपिंग के पीछे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और अर्थव्यवस्था का बहुत ही कमजोर स्थिति में पहुंच जाना था, क्योंकि बीच में जनता पार्टी की सरकार में 3 प्रधानमंत्री बदले, BP सिंह, HD देवगौड़ा और उसके साथ चंद्रशेखर सिंह। फिर उसके बाद में चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, PV नरसिम्हा राव सरकार के मुखिया बने। उनके नेतृत्व में 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। इस योजना का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो जॉन मुलर का मॉडल था उसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसे राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। मॉडर्निटी पर फोकस किया गया और अर्थव्यवस्था को काफी लिबरल बनाया गया। घाटे में चलने वाली संस्थाओं को प्राइवेटाइज किया गया और ग्लोबल लेवल पर कदम, एक अर्थव्यवस्था से दूसरे अर्थव्यवस्थाओं से
कदम से कदम में मिलाकर चलने का निर्णय किया गया। इसमें जो ग्रोथ रेट टारगेट किया गया था 5.6% का, वो हमारी अचीव हुई 6.5% की। इस तरह से ये अर्थ 5 ईयर प्लान काफी सक्सेसफुल है। इसमें कई प्रोग्राम शुरू किए गए, जैसे रिवैम्प्ड पब्लिक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू बैकवर्ड एरियाज 1992। जो पीडीएस प्रणाली थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, उसी को नवीकृत करके 1992 में शुरू किया गया। इसी में नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995 शुरू किया गया, यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके तहत ओल्ड एज पेंशन स्कीम शुरू की गई, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम शुरू की गई, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम शुरू की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया, ताकि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनको नौकरी दी जा सके, उनको नौकरी में शामिल किया जा सके। बच्चों, इसके बाद महिला समृद्धि योजना भी इसी योजना में शुरू की गई, जिसमें 18 साल से ऊपर की महिलाओं को सिक्योरिटी दी गई। मिड डे मील स्कीम 1995 में स्टार्ट की गई। खादी विलेज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट स्कीम 1995 से 96 शुरू की गई। हैंडीकैप्ड लोगों के लिए 1996 में संगम योजना शुरू की गई और एडल्ट एजुकेशन मिशन 15 से 35 वर्ष के लिए शुरू किया गया। इस तरह से यह रहा। फिर उसके बाद में आता है 9th 5 ईयर प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 1997 से 2002 के लिए शुरू किया गया। ये भी इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था। इसमें ग्रोथ विद इक्वालिटी यानी समानता के साथ विकास और डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस यानी वितरण न्याय को आधार बनाया गया। 6.5% का टारगेट रखा गया। इसमें 5.5% का टारगेट अचीव हुआ। बच्चों, इस पंचवर्षीय योजना में कई प्रोग्राम शुरू किए गए थे, जैसे जो आरपीडीएस था उसको टीपीडीएस यानी टारगेटेड पीडीएस प्रणाली शुरू कहा गया, 1997 में शुरू किया गया, ताकि सभी लोगों को, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिन तक अनाज नहीं पहुंच रहा है, उनको अनाज उपलब्ध। भाग्यश्री बाल कल्याण योजना 1998 शुरू की गई। गंगा कल्याण योजना 1997-98 में शुरू किया गया। सिट्रा सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स टू रूरल आर्टिसंस यानी ग्रामीण शिल्पियों को उनके टूल किट्स प्रोवाइड किए गए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में शुरू की गई। अन्नपूर्णा योजना 1999 में शुरू की गई और इसके अलावा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 99 में शुरू की गई। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में शुरू की गई, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, रोड, पीने के पानी, हाउस और बिजली इलेक्ट्रिसिटी को आधार बनाया गया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत। बच्चों, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में हुई। अभी हम अंत्योदय योजना की बात पहले किए थे, लेकिन अब हम अंत्योदय अन्न योजना की बात कर रहे हैं। इन दोनों को याद रखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान 2000 और 2001 के बीच शुरू की गई, ताकि सभी लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य किए गए। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2001 में शुरू की गई। स्वाधार योजना 2001 से 2 के बीच स्टार्ट की गई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001-2 में शुरू की गई। आश्रय बीमा योजना 2001 में शुरू की गई। बच्चों, इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है, जो 1 अप्रैल 2002 से प्रारंभ होती है और 2007 तक चलती है। ये भी इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी, यानी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, अर्थात हमने क्या लगाया और क्या पाया, इस पर आधारित थी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सामाजिक आधारभूत संरचना, जिस पर हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। कृषि, एग्रीकल्चर,
एनर्जी एंड एम्प्लॉयमेंट यानी ऊर्जा और रोजगार पर फोकस किया गया। 8% का ग्रोथ रेट टारगेट किया गया, जो 7.7% की अचीव हुई। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में कई प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए जो बड़ी महत्वपूर्ण थी। इंडिया विजन 2020 जो योजना आयोग के सदस्य एसपी गुप्ता ने तैयार किया था 2003 में, ये इसी पंचवर्षीय योजना में आती है। निर्मल भारत योजना 2002 में शुरू की गई। स्वजल धारा योजना 2002 में शुरू की गई। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2005 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना 2005 में शुरू किया गया। इस तरह से और भी योजनाएं हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 है। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन 2005 है। भारत निर्माण योजना 2005 है, जिसमें इरिगेशन यानी सिंचाई, रोड अर्थात सड़कें, हाउस अर्थात घर, वाटर सप्लाई यानी जलापूर्ति, इलेक्ट्रिफिकेशन अर्थात विद्युत, रूरल टेलीकम्युनिकेशन अर्थात ग्रामीण संचार शामिल किया गया। नरेगा 2005 एक्ट इसी में आया और 2006 में इसे मनरेगा में कन्वर्ट कर दिया गया। 2006 में इसे लागू किया गया और 2009 में आकर के इसे मनरेगा नाम दिया गया। 2005 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन शुरू किया गया बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। इसके बाद हम लोग अब आते हैं अपने 11th 5 ईयर प्लान। 2007 से लेकर 2012 तक चला। ये भी इनपुट आउटपुट मॉडल पर बेस्ड था। रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस किया गया, यानी तेज और अधिक समावेशी विकास पर फोकस किया गया। 8.1% का टारगेट किया गया ग्रोथ रेट को, 7.8% का अचीवमेंट हुआ। इसमें जो प्रोग्राम शुरू किए गए थे, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के फैमिली वर्कर्स के लिए शुरू किया गया। आम आदमी बीमा योजना शुरू किया गया 2007 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 में शुरू किया गया और सबला योजना 2010 में शुरू किया गया। राजीव आवास योजना 2011 में शुरू किया गया। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में शुरू किया गया। इस प्रकार 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी होती है। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना बेसिकली 2012 से इसमें थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, 2012 से लेकर के 2017 तक के लिए है। यह इनपुट ये करेक्ट कर लीजिएगा, 1912 नहीं, ये 2012 है, तो दिमाग में रखिएगा, मैं ही करेक्ट कर लेता हूँ। 2012 में शुरू किया गया, 2017 तक चला। ये भी इनपुट आउटपुट मॉडल पर बेस्ड था। सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस किया गया, यानी सतत और अधिक समावेशी विकास पर जोर दिया गया। इसमें 9% की ग्रोथ रेट रखी गई थी, लेकिन घटते घटते ये 8% पे आ गई। एग्रीकल्चर पर टारगेट किया गया कि हम एग्रीकल्चर को 8% के ग्रोथ रेट पे ले आएंगे। इसमें इंडस्ट्री का 8% का ग्रोथ रेट तय किया गया और सर्विस सेक्टर का 9% का ग्रोथ रेट तय किया गया। लेकिन बच्चों, यह योजना सरकार चेंज होने के कारण अधूरी रह गई, इसलिए कितना परसेंट अचीव हुआ इस पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। इसमें जो प्रोग्राम शुरू किए गए, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2012 में शुरू किया गया, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 में शुरू किया गया और बहुत सारे प्रोग्राम्स फिर इसके बाद सरकार बदलने की वजह से मोदी जी ने स्टार्ट किया। बच्चों, क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर जो 12 पंचवर्षीय योजना आई,
क्या इस योजना का कोई अचीवमेंट भी रहा, क्या कोई लाभ भारत को मिला इससे? तो अगर हम इसको खोजने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि मिला, कुछ लाभ तो हुए। इनको हमने पॉइंट वाइज आपके स्क्रीन पर रख दिया है। देखिए, पहला पॉइंट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। नंबर 2, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय के कंपोजिशन में परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले एग्रीकल्चर से ज्यादा आय होती थी, अब सर्विस सेक्टर उसका स्थान ले लिया। इंडस्ट्री दूसरे स्थान पर था, अब भी रह गया, और एग्रीकल्चर तीसरे स्थान पर चला गया। इस तरह से कंपोजिशन चेंज हुआ। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बच्चों इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी वृद्धि हुई और एग्रीकल्चर में भी वृद्धि हुई। जैसे अगर हम 1950 में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात करें तो 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन 2015 के आसपास हमारा 250 मिलियन प्रोडक्शन रहा। इसका मतलब लगभग 5 से 6 गुना हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। फिर उसके बाद में चेंज इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सिनेरियो, परिदृश्य भी दोनों का बदला, दोनों के तौर तरीकों में भी चेंज आया। इंक्रीज इन सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन, देश के लोगों में बचत करने की क्षमता में वृद्धि हुई, बचत करने की टेंडेंसी आई, लोगों ने यह काम करना शुरू किया। फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हुई और हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी भी बढ़ी। इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग का हमारे देश में फायदा तो मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वास्तव में ये फायदा तो है, लेकिन वास्तव में इन फायदों के अलावा भी कुछ है। क्या कहीं फेलियर है इस योजना की? अगर योजना बहुत सक्सेसफुल रही तो भारत विकसित देश क्यों नहीं बन गया? भारत से गरीबी क्यों नहीं दूर हो गई? भारत से बेरोजगारी क्यों नहीं दूर हो गई? भारत में हेल्थ फैसिलिटी जैसा अभी कोरोना काल में आपने देखा है, आखिर इसमें हमें जूझना क्यों पड़ा? कुछ तो प्रॉब्लम है। तो कई चीजें यह प्लानिंग हमें नहीं दे पाया, वहां पर इसकी फेलियर रही। तो आइए हम इनके फेलियर को आइडेंटिफाई करते हैं। मेन फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। पहला पॉइंट है फेल्ड टू रिमूव पॉवर्टी, यानी प्लानिंग हिंदुस्तान में गरीबी दूर करने में सफल नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट है लार्ज इनइक्वालिटीज, हिंदुस्तान में अमीर और गरीब के बीच खाई बहुत है, बहुत ज्यादा समाज में विषमता देखने को है मिलती है। फेल्ड टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी दूर करने में असफल हुई। इनसफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाया। स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमारी आधारभूत संरचना बहुत धीरे धीरे विकसित हुई। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रहा, यानी महंगाई का प्रेशर हमारे देश पर हमेशा बना रहा। हाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, काफी दिनों तक जो सरकार का घाटा होता था, उस घाटे को पूरा करने के लिए हमारी सरकारें बहुत ज्यादा प्रयासरत रहती थी। तो इस प्रकार से अगर देखें तो कई मामलों में हम इसके फेलियर देखने को पाते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है, आखिर कौन सी ऐसी बाधाएं रही जिसने प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने में आड़े आई, बाधा बनी रही? उन बिंदुओं को तलाशते हैं। पहला पॉइंट देखिए बच्चों, अनरियलिस्टिक प्लान्स, यानी जो प्लान बनाए जाते थे वह वास्तव में प्रैक्टिकल कम थे। एसी में बैठ करके बनते थे और धरातल पर भेज दिए जाते थे। यह समस्या हमेशा हिंदुस्तान में रही है। यही कारण रहा कि यह अपेक्षित लाभ नहीं दे सकी। ओवर एम्बिशियस प्लान,
बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन था वो बहुत ही त्रुटिपूर्ण रहा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का अभाव रहा। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, यानी नौकरशाही का, लाल फीताशाही का बड़ा वर्चस्व रहा। और हमारी भी गलती है रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, हमारे पॉपुलेशन में भी बहुत बड़ा ग्रोथ रहा, जिसकी वजह से हमारी सरकार अगर 10,000 लोगों के लिए योजना बनाती थी तो वास्तव में हमारी जनसंख्या 20,000 हो जाती थी। तो स्वाभाविक सी बात है, सरकार अगर कोई योजना बनाती है और हमारी पॉपुलेशन उसका डबल हो जाती है तो योजना तो फेल हो ही जाएगी, और हिंदुस्तान में भी ऐसा ही। बच्चों, इसके बाद हम आते हैं हिंदुस्तान की जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही उसकी समरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बच्चों देखिए, ये आपके पास एक चार्ट है। इस चार्ट को आप पाज करके देखिएगा, इनको नोट करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वह इनके टाइम पीरियड से क्वेश्चन बनता है। योजना अवकाश कब रहा वहां से क्वेश्चन बनता है। कौन सी सबसे असफल योजना रही, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कब एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया, कब इंडस्ट्री पर फोकस किया गया, गरीबी निवारण प्रोग्राम कब शुरू किया गया, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका एक चार्ट बना करके रखिए कि पहली पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना में के बीच में कितनी बार डिस्टर्बेंसेस आए। मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं। आप देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना जहां पे हमारा कर्सर जा रहा, देखिए 66 से के बाद 69 में शुरू हुआ है, यानी 3 साल का यहाँ गैप है, इसीलिए इसे हम योजना अवकाश वर्ष कहते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे 7वीं 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच 90 के बाद 92 शुरू हुआ, 2 साल का गैपिंग है। और एक और यहाँ योजना देखिए, ये जो 5th 5 ईयर प्लान था 78 में बंद करके जनता पार्टी ने 78 से 83 के लिए एक योजना लाई थी। तो 78 में बंद हो गया। 78, 79, 80 के बीच चला प्लान जो जनता पार्टी का था, और फिर 80 में नई योजना शुरू हुई। तो हमारी योजनाएं 3 बार डिस्टर्ब हुई है, इसको दिमाग में रखिएगा। और इनमें जैसा कि शुरुआती दौर में हमने अपने चार्ट के माध्यम से दिखाया कि पहली पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री पर फोकस किया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण पर फोकस किया गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इंडो चाइना वार हुआ 1962 में, उसी में 1965 में इंडो पाक वार हुआ, और उसी में बहुत बड़ा सूखा पड़ा जिससे हिंदुस्तान में अकाल पड़ गया। बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो हमने संक्षिप्त में बातें करी उसको आप ध्यान में रखिएगा, उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करिएगा, जिसमें चूज करिएगा। जहां आपको जरूरत पड़ेगी पाज करके इसको देखिएगा, और देख करके उनको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन, जुडिशियल सर्विसेज के प्री और मेन एग्जामिनेशन और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बड़े ही उपयोगी है। चूंकि टॉपिक बड़ा था इसलिए हमने बड़ी तेजी से इस पर अपनी बातें कही, इधर उधर की बातें नहीं की, जिससे थोड़ा मनोरंजन आपका हो। लेकिन टॉपिक कवर करना मजबूरी थी, अगर हम इधर उधर की बातें शामिल करते तो टॉपिक रह जाती। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको रैपिड पूरा किया। तो ये वीडियो हम यहीं बंद करते हैं। ऑल द बेस्ट, आप तैयारी करिए, और अगर कोई दुविधा है, कोई दिक्कत है तो निश्चित तौर पर कमेंट करके हमें बताइए। ऑल द बेस्ट।